हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 1 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो व्हाट हैपेंड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद कहा था, है ना? हम पढ़ने वाले थे, सॉरी। सो व्हाट हैपेंड कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायपोल्स कराने वाली थी अभी, और बायपोल्स हो भी गए। और जो वोटिंग जो थी वो 30 सितंबर को होने वाली थी, और वही हुआ। तो भवानीपुर हुआ, और वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन थे, कुछ रीजन थे जिसमें कुछ ऐसे रीजन थे जहां पर कैंडिडेट्स की डेथ हो गई थी। तो इसकी वजह से वहां पर इलेक्शन कराने थे, तो बायपोल्स कंडक्ट हो चुके हैं। अब उनका जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को आ जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है क्योंकि भवानीपुर जो कि साउथ कैलकाटा का रीजन है, वहां से ममता बनर्जी खड़ी हुई है। क्योंकि जब वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन थे इसी साल, तब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन तो जीत गई विद अ ग्रेट मेजोरिटी, बट वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने लूज कर दिया फ्रॉम दी नंदीग्राम। और जब भी किसी पर्सन को चीफ मिनिस्टर बनना है, तो ही और शी शुड बी दी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर वो नहीं बन पाता है तो भैया चीफ मिनिस्टर तो बन जाएगा, बट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का उसको समय मिलेगा कि भैया आप किसी भी एक हाउस से इलेक्ट होके आइए। एंड सेम गोज विद दी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सीन में यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, वहां पर लोकसभा और राज्यसभा आता है। तो वही बात है, तो अगर ममता बनर्जी जो कि अभी करंट में चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, तो उन्हें अगर कंटिन्यू करना है अपनी चीफ मिनिस्टरशिप, तो फिर उन्हें इलेक्शन जीतना होगा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट इशू। सो व्हाट हैपेंड, ये फार्मर्स का कहना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में एक इशू गया था। अच्छा, हमेशा याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं राइट टू प्रोटेस्ट, तो राइट टू प्रोटेस्ट अ फंडामेंटल राइट, यू कैन प्रोटेस्ट। क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट कम अंडर द एम्बेट ऑफ आर्टिकल 19, जो बताता है राइट टू असेंबल। ठीक है, राइट टू असेंबल। अब देखा जाए तो, लेकिन देर इज अ फाइंडिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आप एक पर्सन के या किसी ग्रुप के फंडामेंटल राइट को बचाने के चक्कर में किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे ग्रुप के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते। अब फार्मर्स का फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट, बट वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहां पर? रोड्स पर, हाईवेज पर, जिसे ट्रैफिक जाम लग रहा है, जिसे पब्लिक को दिक्कत आ रही है, पास ऑफ वाइज को दिक्कत आ रही है, रेसिडेंट्स को दिक्कत आ रही है। तो जिसके चलते उनका भी तो फंडामेंटल राइट है कि वो पीस में रहे, उनको सिक्योरिटी मिले, वो आराम से निकल सके। तो अब उनका भी फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार पिटिशन भी गई, और सुप्रीम कोर्ट का वही कहना है कि आप फार्मर्स को समझाइए, है ना। और कल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि फार्मर्स को पार्टी बना दो टू दिस केस, तो जिससे फार्मर्स को समझाया जाएगा, और फार्मर्स एक तरीके से पार्टी बन जाएगी केस का। तो फार्मर्स पे डायरेक्टली जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर ही सीधा डायरेक्टली जजमेंट जाएगा। मूविंग फर्दर, सो एलएसी इंसिडेंट विल गो ऑन टिल पैक्ट इज साइंड। तो वही बताया गया कि जब तक इंडिया और जो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, उनका कहना है कि जब तक इंडिया और चाइना के बीच में पैक्ट साइन नहीं हो जाता, तो एलएसी पर इश्यूज दिखते रहेंगे। तो एलएसी इज समथिंग, एलएसी इज व्हाट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हम लोग बॉर्डर का नाम दे रखा है हमने, इंडिया और चाइना को जो डिवाइड करता है, उनकी टेरिटरीज को डिवाइड करता है, दैट इज एलएसी। एलओसी इंडिया और पाकिस्तान। मूविंग फर्दर, सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग सिटी की न्यूज स्किप करेंगे। तो आज स्टेट में भी ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो एडिटोरियल में हम बात करें तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, एट क्वाड से रिलेटेड है कि क्वाड के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। द सेकंड वन, इट्स अबाउट दी, कल हम पढ़ने वाले थे कि मिड डे मील स्कीम जो है वो अब पीएम पोषण स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो अपन पढ़ेंगे। एंड अनदर वन, कि हमने कल एक न्यूज पढ़ा था कि कुनूर यूनिवर्सिटी ने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया पॉलिटिकल साइंस के 3rd सेमेस्टर के कोर्स में कि वो लोग आरएसएस या राइट विंग आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, तो उसके बारे में बताया गया। तो योगेंद्र यादव और इंटरव्यू टाइप है जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो। So first we'll move to the first editorial, that is about the quad. So what happened? देखो,
अब देखा जाए तो क्वाड के बारे में सबसे पहले तो बताया गया कि भैया क्वाड की मीटिंग हुई, और क्वाड की मीटिंग ऐसा नहीं है फर्स्ट मीटिंग थी ये, लेकिन हाँ फर्स्ट फिजिकल मीटिंग थी। वर्चुअल मीटिंग लोग मार्च में ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, मार्च में लोग वर्चुअल मीटिंग करी, और अब इसके बाद क्वाड जो है वो अपना पहली फिजिकल मीट किया। और देखा जाए तो जब फिजिकल मीट थी तो राउंड टेबल में बैठे हुए थे, मतलब सबको अलग अलग चेयर दे रखी थी चारों चारों लीडर्स को, और राउंड कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल, एक तरीके से राउंड टेबल में बैठे हुए थे, जिससे ये डिपिक्ट होता है कि दे बिलीव इन इक्वलिटी, दे बिलीव इन इंटीग्रिटी, एंड दे बिलीव इन कि सबका इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, अब सबने अपने अपने तरीके से, चारों लीडर्स ने अपने अपने तरीके से क्वाड को डिफाइन किया। तो सबसे पहले ऑथर ने बताया कि देखो, जब हम यूएस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, तो जो बाइडेन का कहना था कि जो क्वाड है इट्स अ ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनर्स जो वर्ल्ड व्यू शेयर करेगा और फ्यूचर की तरफ एक कॉमन व्यू शेयर करने वाला है, एक कॉमन व्यू दिखाएगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस, ये बताया गया था। फिर मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनका कहना था कि क्वाड जो है वो एक तरीके से एज अ फोर्स की तरह यूज किया जाएगा ग्लोबल गुड के लिए, मतलब ग्लोबल गुड मतलब वर्ल्ड के अच्छे के लिए, विश्व के अच्छे के लिए क्वाड ग्रुप जो है वो काम करेगा। वहीं हम बात करें स्कॉट मॉरिसन की, तो स्कॉट मॉरिसन का कहना था कि भाई देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में जो कोवर्जन, इंडो पैसिफिक रीजन को कोवर्जन फ्री रूट बनाया जाएगा, कोवर्जन फ्री रीजन बनाया जाएगा। और वहीं बेसिकली हम बात करें आपका योशिंदे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है, योशिंदे सुगा, उनका कहना था कि देखो क्वाड जो कि है बहुत एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है, और वो इसीलिए लाया गया था कि इंटरनेशनल ऑर्डर में फ्री और ओपन रहे पूरी तरीके से, स्पेशली इन दी इंडो पैसिफिक रीजन। अब अब हम क्वाड की बात करें तो क्वाड बना क्यों, सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन तो यही है कि क्वाड जो है वो ग्रुप बना क्यों। तो क्वाड ग्रुप बनने का जो मेन मेन रीजन है वो है क्या, इट्स दी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री और ओपन होना चाहिए, वो फ्री ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि चाइना की जो चाइना का जो बेसिकली प्रोजेक्ट है BRI, या जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं, जिसके थ्रू वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड्स को वो कहता है कि हमारी टेरिटरी है, तो उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया रहेगा। तो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना सी जो है इंडो पैसिफिक रीजन में ही आता है, तो वो उस पर अपनी टेरिटरी मांगता है, कहता अगर कोई यहाँ से ट्रेड करेगा तो ये हमारी टेरिटरी है, हमारा टेरिटोरियल वाटर है, परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, सो वही चीज उसको काउंटर करने के लिए क्वाड आया था। लेकिन फिर जो लीडर्स हैं और क्वाड के जो सपोर्ट में, उनका यही कहना है कि नहीं, क्वाड देखो आया था चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं, वो आया था कि इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री ट्रेड होता रहे और फ्री और ओपन ट्रेड होता रहे। अब लेकिन क्वाड के बेनिफिट भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब देखो, पहला जो बेनिफिट है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर सकते हैं। जो क्वाड के जो ग्रुप हैं, 4 नेशंस हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड स्पेस पे वर्क कर सकते हैं, एजुकेशन पे वर्क कर सकते हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन में वर्क कर सकते हैं। अब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो देखो खुद हमेशा से जो बाइडेन का कहना था कि हम क्वाड को अलाइन कर देंगे G7 के साथ। कैसे, क्योंकि G7 के समय, अभी जब रिसेंटली इसी ईयर G7 की मीटिंग हुई थी, तो प्रेसिडेंट जो थे जो बाइडेन, उन्होंने इनिशिएटिव एक लॉन्च किया था B3W। B3W का मतलब था बिल्ड बेटर, सॉरी, B3W का जो फुल फॉर्म था बेसिकली इट्स समथिंग, हाँ, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ओके, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव था कि हम फिर से, अब जो यूएस है वो अब सिर्फ अमेरिकन के बारे में सोचेगा नहीं, वर्ल्ड के बारे में सोचेगा, वर्ल्ड के बेसिकली पीस के बारे में सोचेगा। और जो जैसे कि बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय हुआ करता था, वैसे ही अब काम करेगी। डोनाल्ड ट्रम्प की जो आइडियोलॉजी थी बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट वाली, वो आइडियोलॉजी से अब हम दूर है, हम लोग अब B3W पे काम करने वाले हैं। तो वो वही है, तो कार्ड को वो G7 के साथ अलाइन करेंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी ला सकते हैं, क्लाइमेट पे बात हो सकती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, हेल्थ सिक्योरिटी को अच्छा करेंगे, जेंडर इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे। तो ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है क्वाड ग्रुप। दूसरा जो है वो है साइबर सिक्योरिटी और स्पेस को लेकर। अब साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक की हम बात करें तो भैया इन चारों नेशन को, मतलब क्वाड को, कोऑपरेट करना चाहिए बाय ऑन कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी। ठीक है, और जो क्रिटिकल जो बेसिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सिक्योर करे। ये भी इन सारे नेशंस को मिलकर काम करना चाहिए।
स्पेस फ्रंट की बात करें तो स्पेस फ्रंट में कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी खुल गई है कि भाई कोलैबोरेशन बढ़ जाएगा। हम लोग डेटा को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा जा सकता है कि भाई क्लाइमेट चेंज कहाँ ज्यादा हो रहा है और क्लाइमेट पर कहाँ ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। डिजास्टर रिस्पॉन्स पे हम लोग वर्क कर सकते हैं और प्रिपेयर्डनेस पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, स्पेस फ्रंट की हम बात करें। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में बताया गया कि यूएस का एक इनिशिएटिव है स्टेम। अब स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, एस फॉर स्टैंड फॉर साइंस, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, एम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। तो ये कोई यूएस गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है ना, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ फिलैंथ्रोपिक प्रोग्राम। मतलब एनजीओ जैसे काम करते हैं ना, कि दूसरे लोगों का बेनिफिट हो, उसी पे काम कर रहे हैं। तो भैया इंडिया से भी स्कॉलर्स आएंगे, जापान से भी स्कॉलर्स आएंगे, यूएस से भी स्कॉलर्स रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी स्कॉलर्स रहेंगे और स्टेम को थोड़ा सा अच्छा करेंगे, तो इससे एजुकेशन भी थोड़ी अच्छी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा। देन पीपल टू पीपल रिलेशन में क्या करना चाहिए, तो वैक्सीन को लेकर तो ऑलरेडी काम चल रहा है ना, कि वैक्सीन हम लोग बनाया जाएगा और इंडिया वैक्सीन सप्लाई भी करेगा। ऑलरेडी कोवैक्स बना ही हुआ है, तो कोवैक्स में हम लोग डोनेट भी कर रहे हैं, इंडिया नेबरिंग नेशन में डोनेट कर रहा है। तो इन 4 नेशंस और भी अदर नेशन जो है, रिमेनिंग क्वाड नेशंस जो है, जैसे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये लोग भी सप्लाई कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर। तो पीपल टू पीपल रिलेशन बनाया जा रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, 5G नेटवर्क को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाइना के ऊपर, है ना, क्योंकि चाइना को काउंटर करने, देखा जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनने का मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि हम चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। तो भाई 5G नेटवर्क को हम लोग बनाएंगे, वैक्सीन मेकिंग 5G नेटवर्क हो गया, यही पीपल टू पीपल रिलेशन में आएगा। और ऑथर ने फिर लास्ट में यही लिखा कि देखो एशियन कंट्रीज, इंडो पैसिफिक रीजन में और भी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, आपका वियतनाम है। तो जो एशियन नेशंस है, एशियन कंट्रीज हैं, एक ग्रुप है एशियन, एंड इट्स एन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन कंट्रीज जो हैं वो भी बेसिकली क्वाड का साथ देंगे। अगर क्वाड का साथ देती हैं, कॉर्पोरेशन करती हैं, कॉर्पोरेट करती हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज भी जो है वो चाइना के अगेंस्ट में है, क्योंकि हम बात करें तो वही रीजन है जिसपे चाइना डोमिनेंस दिखाना चाहता है। तो इसी के चलते एशियन कंट्रीज को भी बेनिफिट मिलेगा और क्वाड को भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब क्वाड को कॉर्पोरेशन मिलेगा फ्रॉम द एशियन नेशंस, ये ऑथर ने बताया। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द फेलिंग ऑन फूड। अब यही बताया गया, देखो रिसेंटली पीएम पोषण जो कि 2025 से 2026 स्कीम लॉन्च होना था, है ना, लेकिन वो सही है कि अभी क्रिटिकल समय पे आ गया। और ऐसे क्रिटिकल समय पे आया, कोविड का समय था, हमारी इनकम कम हो गई, हमारी इनकम मतलब पब्लिक की इनकम कम हुई। जब पब्लिक की इनकम कम हुई तो वो कटौती कहां करता है, फूड में कटौती करेगा। तो फूड में कटौती करेगा तो भैया न्यूट्रिशन लेवल भी गिरेगा, और न्यूट्रिशन लेवल गिरेगा जिससे इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, चिल्ड्रंस के ऊपर, ठीक है, स्पेशली एडोलेसेंट्स के ऊपर। और वही उन्होंने बताया कि अभी रिसेंटली सर्वे हुआ था, किसका, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, 5th वाला सर्वे हुआ था, इसका फेज 1 की रिपोर्ट है। और फेज 1 की रिपोर्ट में बताया गया, कि चाइल्डहुड स्टंटिंग हुआ है, चाइल्डहुड स्टंटिंग रेज हुआ है 13 स्टेट्स में। अब चाइल्डहुड स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, चाइल्डहुड स्टंटिंग का मतलब है कि उसकी एज बढ़ गई लेकिन एज के साथ उसकी इंटेलेक्चुअलिटी उतनी नहीं बढ़ पाई, इतना ज्यादा इंटेलेक्ट नहीं हो पाया। तो वही उसको बोलते हैं चाइल्डहुड स्टंटिंग, कि एज तो चाइल्ड की बढ़ गई बट उसके साथ उसकी मेंटल एज नहीं बढ़ पाई। तो 13 स्टेट में चाइल्डहुड स्टंटिंग देखने को मिला, राइज देखने को मिला उसका। फिर हमने ये देखा कि एनीमिया भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब एनीमिया क्या है, एनीमिया का बेसिकली इसका मतलब होता है, एनीमिया का मतलब जो बेसिकली एनीमिया इज अ डिफिशियंसी, जो अगर न्यूट्रिशन सही तरीके से प्रोवाइड ना किया जाए बच्चों को तो एनीमिया होता है। तो वो भी देखने को मिला है 12 स्टेट्स में। ओके, तो वही बताया गया, वही चीज बताई गई। तो अब देखा जाए तो ये इसका मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन ये है कि भाई मेल न्यूट्रिशन जो है, इंक्रीमेंट ऑफ द मेल न्यूट्रिशन, और मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रन जो है उनको उनको हम डिप्राइव कर रहे हैं न्यूट्रिशनल लाइफ जीने से, प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ जीने से, ठीक है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट की जो स्कीम है, मिड डे मील स्कीम आई थी पहले भी, ये पहले की, अच्छा ये मिड डे मील स्कीम जो है इसको हम लोग नून मील स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोपहर का खाना लंच प्रोवाइड करता है बच्चों को, चिल्ड्रंस को एट दी स्कूल, जिससे बच्चे स्कूल्स में भी आए और उनको न्यूट्रिशन भी मिले, फूड भी मिले। तो मिड डे मील स्कीम है। और मिड डे मील स्कीम ऐसा नहीं है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी लॉन्च किया, नहीं, ये 1925 से चला आ रहा है, मद्रास से चला आ रहा है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने चालू किया था कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बढ़े स्कूल्स में। उसके बाद इसको फुली तरीके से परफेक्ट बनाया था के कामराज ने,
जो कि उस समय मद्रास उस समय पूरा एक स्टेट हुआ करता था, जिसमें अभी प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जुड़ा करते थे। 1956 में लॉन्च किया था के कामराज ने, पहले सिर्फ चेन्नई में लॉन्च किया, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बेसिकली पूरे ऑल ओवर तमिलनाडु में, पूरे ऑल ओवर मद्रास में लॉन्च कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट को उसको बेनिफिट देखा, तो इंडियन गवर्नमेंट को भी देखना था कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों का एजुकेशन प्रोवाइड होती रहे, बच्चों का भी हाई हाई एनरोलमेंट हो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर। तो गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया था कि भैया बच्चों को फूड भी मिलेगा, जिससे उनकी न्यूट्रिशन लेवल भी बढ़ेगा, मेल न्यूट्रिशन कम हो जाएगी, चिल्ड्रन को जो प्रॉब्लम्स होती है, मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना हो, और ग्रोथ होती रहेगी, और बच्चों का हाई एनरोलमेंट भी होगा एजुकेशन में। इसके लिए मिड डे मील स्कीम आई थी। तो मिड डे मील स्कीम इज अ गुड थिंग, कोई गलत चीज नहीं है, बट लेकिन जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी और जो उसने बेसिकली टारगेट रखा था, वो टारगेट पूरी तरीके से कवर नहीं हो पा रहा है ना। और मेन चीज क्या है, इसमें टारगेट पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहा, वो है लैक ऑफ फंडिंग। तो इसी के चलते पीएम पोषण स्कीम, जो कि अब मिड डे मील स्कीम का नाम पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया, उसके थ्रू जो फंडिंग है वो फंडिंग को भी रेज की जा रही है। और अभी बताया गया पीएम पोषण स्कीम है, ये 5 पीरियड तक रहेगा। 5 पीरियड में जो गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, 1,01.3 लाख करोड़ खर्च करने वाली है, जिसमें स्टेट भी पैसा देगा अराउंड 32 करोड़ रुपीज, 32,000 करोड़ रुपीज। मूविंग फर्दर, अच्छा ये वाला जो है, शुड यूनिवर्सिटी अवॉइड टीचिंग कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट, इसमें 2-3 चीजें याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज हुआ कि ये जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। तो इसमें जो ऑथर है कुलदीप कुमार, उनका कहना है कि देखो, आइडिया शुड बी फाइट अगेंस्ट आइडियाज, है ना। और अगर आप इन आइडियाज को रोक के चलोगे, चाहे राइट विंग की आइडियोलॉजी हो चाहे लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी हो, अगर आप इनको बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि कौन सही था कौन गलत था, लोग इंटरप्रेट कैसे कर पाएंगे, है ना। और ये तो यूजी, अभी तो ये पीजी लेवल पे आया, अभी कुन्नूर यूनिवर्सिटी में जो आया वो पीजी लेवल पे आया, एमए के 3rd सेमेस्टर में आया, एमए सिलेबस के 3rd सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में आया। तो भाई पीजी का स्टूडेंट ही तो अपना दिमाग चला पाएगा जब वो पढ़ेगा कि भैया क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, वो अपना खुद का स्टैंड रख पाएगा, वो अपना खुद का ओपिनियन क्रिएट कर पाएगा। तो वही चीज बताएगी, आप रोक कर कि भैया इन सब आइडियोलॉजीज को नहीं पढ़ाना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें गलत है। लेकिन वहीं योगेंद्र यादव अपोजिट में नहीं है। योगेंद्र यादव का ये कहना नहीं है कि भाई आइडियोलॉजीज को नहीं जोड़ना चाहिए, उनका ये कहना है कि बिल्कुल जोड़ें, लेकिन ये पूरा का पूरा जो जोड़ना है, क्या हटाना है सिलेबस से, क्या जोड़ना है सिलेबस में, ये सारा का सारा काम यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा काम, है ना। उन्होंने फिर तीन प्रिंसिपल बताए कि देखो होता क्या है, अभी जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो भाई एकेडमिक जो ऑटोनॉमी है वो वॉयलेट हुई है, यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी नहीं है कि भाई क्या सिलेबस में जोड़ा जाए क्या सिलेबस में नहीं जोड़ा जाए। दूसरा क्रिटिकल पैडागॉजी है। अब क्रिटिकल पैडागॉजी मतलब कि भैया स्टूडेंट्स को हम सारे काइंड्स के आइडियाज के साथ, आइडियोलॉजीज के साथ हम उनको पढ़ाएंगे कि ये आइडियोलॉजीज हैं और ये सारी चीजें आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जिससे वो क्रिटिकल एग्जामिन कर सके। लेकिन अगर आप इन चीज को जोड़ोगे नहीं तो फिर क्रिटिकल एग्जामिन कैसे करेंगे। और थर्ड जो चीज उन्होंने बताई, उन्होंने बताया कि भैया ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि फंडामेंटल राइट है उसको ब्रीच करता है, वो बताया गया। तो ये सारी चीजें पढ़ना, बस इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज में बात करें तो मॉनसून जो है वो नेक्स्ट वीक से विड्रॉ होने वाला है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आ चुका है, मेट्रोलॉजिकल इंडियन डिपार्टमेंट का रिपोर्ट आ चुकी है कि भाई मॉनसून जो है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो जब स्कॉट मॉरिसन यूएस की विजिट के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया में आए तो उन्होंने मीडिया को फेस किया, अनलाइक नरेंद्र मोदी। और उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि देखो क्वाड इट्स नॉट अगेंस्ट चाइना, चाइना भी जोड़ सकता है। जब जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसे स्पेकुलेशन है कि क्वाड जो बना है वो चाइना को काउंटर करने के लिए बना है, तो स्कॉट मॉरिसन ने कहना था कि देखो इट्स नॉट अ बेसिकली इट्स नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस, इट्स एन इनिशिएटिव कि हम फ्री एंड ओपन ट्रेड करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, इसमें चाइना भी वेलकम है, चाइना भी क्वाड ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। ये बेसिकली स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, उनका कहना है। सो व्हाट हैपेंड, ट्रेडिंग हैंडलिंग चाइना अ बायलैटरल इशू। सो यही बताया गया कि हैंडलिंग चाइना बायलैटरल इशू, इसमें यही समझाया गया कि
इंडिया और चाइना के बीच में जो भी वाटर क्लैशेस होते हैं ना, ये वाटर क्लैशेस बेसिकली इट्स अ बायलैटरल इशू, और इंडिया अपने तरीके से हैंडल करेगा चाइना को, ये बताया गया। कोई इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, अभी ये वाली न्यूज जो है न्यू आईएफए, तो अभी जो नए एयरफोर्स चीफ बने हैं, है ना, एयरफोर्स चीफ मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कौन है अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ? इट्स विवेक राम चौधरी। तो विवेक राम चौधरी इज दी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। मूविंग फर्दर, और कौन से नंबर के हैं? 27th। और आउटगोइंग कौन रहे? 26 कौन से थे? इट्स भदौरिया, आर के भदौरिया। मूविंग फर्दर, सो कोवैक्सीन डेटा गिवन टू डब्ल्यूएचओ फॉर नॉट। सो कि भैया डब्ल्यूएचओ मतलब ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो जाए हमारी कोवैक्सीन, इसको लेकर कोवैक्सीन का जितना भी डेटा है वो डब्ल्यूएचओ को दे दिया गया है। ओके, सो और डब्ल्यूएचओ को दे दिया गया कि भाई डब्ल्यूएचओ से परमिशन मिल जाए और ये इसको हम रिकॉग्नाइज कर दें, कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर दें एज अ ग्लोबल वैक्सीन। सो नीट का एग्जाम, नीट के एग्जाम में बोला गया कि भैया ओसीआई मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैंडिडेट वो है, वो जनरल कैटेगरी में ही अपेयर होंगे। अब ये इशू क्या था? इशू ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या बोला कि एनआरआई जो बच्चे हैं, उन एनआरआई बच्चों का जो एडमिशन होता है वैसे ही ओसीआई को भी ट्रीट किया जाएगा, मतलब ओसीआई को भी एनआरआई ट्रीट किया जाएगा एडमिशन में, इंस्टीट्यूशन अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उनकी तरह ट्रीट किया जाएगा। अब बताया गया कि जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टैंड था, गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनआरआई इज एन इंडियन सिटीजन, वो इंडिया में रह नहीं रहा, लिविंग इन फॉरेन कंट्री, बट ही इज और शी इज एन इंडियन सिटीजन, वो एनआरआई है। बट जब हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो बेसिकली फॉरेन कंट्री का सिटीजन बन चुका है, बट उसके पास ओसीआई कार्ड है। सो दीज आर दी टू डिफरेंट एंटिटीज, ये दोनों अलग अलग लोग हैं। एक ने अपना जो बेसिकली अलायंस है वो दूसरी कंट्री के साथ जोड़ दिया, जिसको हम ओसीआई बोलते हैं, लेकिन एनआरआई वो किसी पर्पज से दूसरी कंट्री में गया है, बट वो अपने देश को भूला नहीं है। तो ओसीआई कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं देना चाहिए, ये बताया गया। जनरल कैटेगरी में अपियर होना चाहिए, एनआरआई के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस साल आप दे दो, नेक्स्ट ईयर से आप जो बोलेंगे वही हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो अर्बन मिशन, तो देखा जाए तो अर्बन मिशन, दो मेजर अर्बन मिशन है। तो पहला तो है बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अब ये है क्या? सबसे पहले ये समझो। तो अब ये है क्या? अर्बन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ये आया कब? 2014 में। अब ये है क्या? ये बेसिकली फोकस करता है किस पे? द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एंड ओपन डेफिकेशन फ्री, किस और aim to facilitate better reclaim all landfills and take processing of municipal solid waste to 100% from present 70%। ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का काम है। दूसरा जो एक और मिशन है दैट इज अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अमृत। अब अमृत जो है, अमृत 2.0, ये क्या है? इट विल एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई दिया जाएगा टू ऑल दी 4,400 स्टेचुटरी टाउन्स एंड इंक्रीज द गोल ऑफ कवरिंग 500 सिटीज। मतलब वाटर के बारे में है रेजुविनेशन वाला, मतलब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन, ठीक है, रेजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ये बेसिकली डेफिकेशन, टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन, इन सब के बारे में बात करता है। ओके, और अभी ये न्यूज में इसी वजह से आया क्योंकि अब ये दोनों के 2.0 मिशन आ चुके हैं, है ना, तो इनमें अब जो है फंडिंग अब इंक्रीज हो चुकी है, फंडिंग इंक्रीज हो गई। मूविंग फर्दर, सो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का टाइम जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, कि भैया ऐसा था ना कि एनजीओ को अपना एसबीआई में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उस अकाउंट में ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो उस चीज को एक्सटेंड कर दिया गया, तो मतलब एनजीओ करा सकते हैं। अब 31 दिसंबर तक टाइम आ गया। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है, बट एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि अभी यूएस का एक थिंक टैंक है, उसने सर्वे किया और सर्वे में यह बताया कि चाइना ने बीआरआई प्लान के थ्रू बहुत सारे नेशंस के ऊपर डेट ला दिया है, बहुत सारे नेशंस के ऊपर डेट ला दिया है, और हिडन डेट है वो, मतलब लोगों को पता नहीं है, पब्लिक में नहीं है, लेकिन रियलिटी में वो डेट है, और इतना डेट है कि चाइना का वो 10% जीडीपी तक कवर कर सकता है। मूविंग फर्दर, सो स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।